उसका भी एक अलग बना देंगे अपन, ओनली फॉर अमेंडमेंट्स। चलो, एग्जम्पशंस, starting with an exemptions on healthcare sector. So services provided by clinical establishment has been kept under exemption subject to limit of ₹5,000 per day, और ये 5,000 पर डे लिमिट एप्लीकेबल नहीं है अगर तुम ICU में हो। सो अदर देन ICU दिस 5,000 इज अ बेसिक लिमिट। उसके ऊपर अगर तुम पर डे चार्ज कर रहे हो रूम का तो दैट वुड बी सब्जेक्ट टू GST। नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। सो व्हाट इज ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिस? एलोपैथी, योगा, नेचुरलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा एंड unani, I don't know what it is. Even paramedics are also included within the definition of medical healthcare services. ठीक है? So clinical establishment that is in hospital, या तो डॉक्टर या तो पैरामेडिक्स मतलब नर्स, फिर पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी, एक्सरे निकलवाना, ये सारा भी इंक्लूडेड हो गया। Not just that, even ambulance services provided are kept under exemption. Fine. So those things which are not exempt, I am not even going into it. Services provided by professional by way of rehabilitation, of therapy, of counseling, of medical practice, educational institute, वो 12AA में था ना, that has been kept under exemption. एक चीज़ यहाँ पे सिर्फ ध्यान देना, बाकी सब यहाँ पे वही है जो कि लिखा गया है। ट्रांसपोर्टेशन, दिस इज टैक्सेबल, ये भले नहीं लिखा है लेकिन यहाँ पे लिख के रखना, दिस इज टैक्सेबल। क्या है ये? हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी। कब एग्जम्प्ट होगा? एग्जम्प्ट तब होगा, दिस इज अंडर एग्जम्प्ट एक्सेप्ट व्हेन अंडरटेकन टू रिस्टोर फॉर एनी डिफेक्ट बिकॉज ऑफ इंजरी और एनी ट्रॉमा। उसकी वजह से अगर करना पड़ा then it's a part of medical treatment, otherwise not. Exemption, hiring of senior doctor, consultant, technician independent by hospital kept under exemption. भले यहाँ पे डॉक्टर पेशेंट को सर्विस नहीं दे रहा है, हॉस्पिटल को दे रहा है, तो देखने जाओ तो वो तो प्रोफेशनल सर्विस हुई, लेकिन दे तो मेडिकल सर्विस ही रहा है, kept under exemption. Any retention money has been kept under exemption. Food supplied to admitted patient is treated as a composite with the main, kept under exemption. लेकिन वही वाला फूड अगर नॉन एडमिटेड पेशेंट को मिला, या तो हम किसी को खबर अंतर पूछने गए और कैंटीन में जाके खाना खाया, सब्जेक्ट टू GST। अगर वो फूड डॉक्टर या स्टाफ को दिया गया, सब्जेक्ट टू GST। हॉस्पिटल ने वो आउटसोर्स करके आउटडोर केटरर्स को दिया हुआ है, तो आउटडोर केटरर्स तो हॉस्पिटल को इनवॉइस रेज करेगा, सब्जेक्ट टू GST। हॉस्पिटल को उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। Got it? Another exemption is renting of residential property to use as a residence is exempted except when it is given to a registered person, and if it is given to a registered person, this is falling under your reverse charge mechanism. पहले होटल में 1000 का exemption था जो कि अब निकल चुका है। Now we are talking about transportation of passenger. So when we are talking about transportation of passenger, splitted into different things. पहले है यहाँ पे रोड, फिर है रेलवे, then there is water, and the fourth one is by air. So when the transportation is happening by road, तो देखेंगे भाई बस में हो रहा है कि किसी और में। अगर बस में हो रहा है तो that is splitted into stage carriages, contract carriages. If it is a stage carriage तो नॉन AC होगा तो exempt, AC हुआ तो टैक्सेबल। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज AC बस हुई तो टैक्सेबल, नॉन AC बस हुई तो एग्जाम। लेकिन नॉन AC बस को भी एग्जाम करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये टूरिज्म के लिए है, क्योंकि अगर वो टूरिज्म के लिए हुआ तो हो जाएगा टैक्सेबल, अदर पर्पस के लिए है, नॉन AC है तो ही एग्जाम। गॉट इट? बस को छोड़ के अगर बाकी कोई व्हीकल है हमारे, तो बाकी सब व्हीकल में अगर वो मीटर कैब, ऑटो रिक्शा है तो एग्जाम हो जाएंगे। यहाँ पे मैं फिर भी लिख के रखूँगा सब्जेक्ट टू 9(5).
बिकॉज इस तरीके से तो टैक्सेबल हो जाता है. देन मोटर कैब AC नॉन AC हो तो दैट इज अ टैक्सेबल. रेडियो टैक्सी इज अ टैक्सेबल. रेलवे की बात करें तो देर आर 2 डिफरेंट वेज ऑफ रेलवे. एक है मेट्रो, मोनोरेल, ट्रामवे, उसको तो एग्जम्प्ट रखा गया है. AC नॉन AC से कोई लेना देना नहीं. लेकिन नॉर्मल इंडियन रेलवे है तो अगर फर्स्ट क्लास है या तो AC कोच है तो उसको टैक्सेबल में रखा गया है, बाकी सारों को एग्जाम में रखा गया है. अगर ट्रांसपोर्टेशन इज हैपनिंग बाय वाटर तो अगर इनलैंड वाटरवेज हैं तो उसको एग्जाम रखा गया है. अगर वेसल से है तो हम देखेंगे कि भाई टूरिज्म के लिए तो नहीं है ना, क्योंकि अगर टूरिज्म हुआ तो टैक्सेबल हो जाएगा, अदर पर्पज के लिए हुआ तो एग्जाम हो जाएगा. जब हम एयर की बात कर रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा इट इज एम्बार्किंग और टर्मिनेटिंग इनटू नॉर्थ ईस्ट एरिया. हेलो, इफ आंसर टू दैट इज यस देन इकोनॉमी क्लास इज एग्जम्प्टेड. अगर यहाँ पे भी बिजनेस क्लास हुआ तो टैक्सेबल हो जाएगा, बाकी सारा केसेस में तो एयर इज द टैक्सेबल ओनली. गॉट इट? सो दिस वाज समथिंग रिलेटिंग टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इज ऑल्सो पॉसिबल बाय रोड, बाय रेल, बाय वाटर, मतलब इनलैंड वाटरवेज वाला, बाय एयर एंड वेसल, एंड द फिफ्थ वन इज पाइपलाइन. वहाँ से भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो सकता है ना. सो अगर रोड की बात करें तो अगर GTA है तो ऑब्वियस बात है टैक्सेबल है. GTA को छोड़ के ट्रांसपोर्ट कर रहे हो बाय रोड तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ऐसा कोई होता ही नहीं है. रेल ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल. इनलैंड वाटरवेज हैज बीन केप्ट अंडर एग्जम्पशन. सो इनलैंड वाटरवेज पैसेंजर हो या गुड्स हो दोनों के केस में एग्जाम्प्ट ही रखा गया है. अगर बाय एयर और बाय वेसल हो रहा है देन इन दैट केस वी नीड टू सी दैट कि वेदर इट इज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू इंडिया, तो वहाँ बाइफर्केशन होगा एयर है कि वेसल है. क्योंकि एयर है तो एग्जम्पशन मिल रहा है, वेसल है तो एग्जम्पशन नहीं मिल रहा है. फ्रॉम वन कस्टम स्टेशन इन इंडिया टू अनदर कस्टम स्टेशन इन इंडिया तो टैक्सेबल ही है भाई. देन फ्रॉम कस्टम स्टेशन इन इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया हैज बीन केप्ट अंडर एग्जम्पशन, क्योंकि इसका वैसे भी प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर हो सकता है सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग, तो ऐसे इस पर टैक्स नहीं आता. इट वॉज स्टेटेड एज अ पार्ट ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई, बिकॉज कंपोजिट भी तुम अप्लाई करोगे ना, इस वजह से. देन services provided by GTA to Department of Government would take registration under section 51 only for the purpose of TDS, तो वहाँ GST नहीं लगेगा. Service by way of giving on hire, क्या अगेन मोटर व्हीकल ओनली. गिविंग ऑन हायर व्हाट? मोटर व्हीकल. कौन सा वाला मोटर व्हीकल, किसको हायर करने के लिए दिया? हायर करने के लिए मैंने दिया हुआ है, एक तो दिया है स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को. क्या दिया हुआ है? वो वाली बसेस जिसकी कैपेसिटी कितनी है 12 से ज़्यादा, एग्जाम. लेकिन अगर तुम वही वाला दे रहे हो लोकल अथॉरिटी को, म्यूनिसिपलिटी को, तो कंपलसरी इलेक्ट्रॉनिक चाहिए. अगर ईवी नहीं होगा तो एग्जाम्शन नहीं मिलेगा, ईवी है तो एग्जाम्शन सीटिंग कैपेसिटी वही 12 से ज़्यादा. अगर मैं ट्रक किसी GTA को भाड़े पे देता हूं तो एग्जाम्ट है. अगर मैं बस भाड़े पे देता हूं किसको? स्कूल को, जिसका के काम क्या है आगे अपने स्टूडेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ को ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना, दैट हैज बीन केप्ट अंडर एग्जाम्शन. गॉट इट? नो? याद आ रहा है ना ये सब? एग्जाम्शन इन अ लीगल सेक्टर. व्हाट आर द एग्जाम्शन इन अ लीगल सेक्टर? प्लीज अंडरस्टैंड. एक साइड है आर्बिटर ट्रिब्यूनल, दूसरी साइड है तुम्हारा एडवोकेट. एडवोकेट आर 2, एडवोकेट एंड सीनियर एडवोकेट्स. आर्बिटर ट्रिब्यूनल प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बिजनेस एंटिटी. तो बिजनेस एंटिटी दो हो सकती है, वो वाली जिसका की एग्जाम्शन नहीं मिल रहा है. क्यों? क्योंकि उसका टर्नओवर बेसिक थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा है, तो यहाँ पे वो बन जाएगा टैक्सेबल. लेकिन अगर एग्जाम्शन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन है तो ये भी एग्जाम. अगर नॉन बिजनेस एंटिटी है तो एग्जाम्ट ही रहने वाला है, कोई दिक्कत ही नहीं है वहाँ पे. एम आई क्लियर और नॉट? लेकिन अगर आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल गवर्नमेंट को सर्विस दे रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि वो एग्जाम्ट रहेगा. सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एडवोकेट और अदर देन सीनियर एडवोकेट. अगर वो बिजनेस एंटिटी को दे रहा है तो वापस हम वही देखेंगे रजिस्ट्रेशन में से एग्जाम्शन है. इफ आंसर इज यस तो दिस इज एग्जाम. लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन में एग्जाम्शन नहीं है, लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है, तो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर RC. बिजनेस एंटिटी विल पे. नॉन बिजनेस एंटिटी को दिया हुआ है तो एग्जाम्ट है. दूसरे एडवोकेट को दिया हुआ है, भले सादा हो के सीनियर हो, एग्जाम्ट है. गवर्नमेंट को दिया हुआ है तो एग्जाम्ट है. लेकिन सीनियर एडवोकेट में सिर्फ एक ही फर्क पड़ रहा है, बाकी सब सेम रहता है. लेकिन अगर वो किसी इंडिविजुअल एडवोकेट को दे रहा है ना तो टैक्सेबल बन जाएगा. प्रोवाइडेड यू आर टेकिंग अ शेल्टर, एडवोकेट फर्म इज टेकिंग अ शेल्टर कि भाई मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मैं बिजनेस एंटिटी तो हूँ.
एंड आई एम नॉट टेकिंग रजिस्ट्रेशन बिकॉज आई एम नॉट लायबल, थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं हो रहा है, वो वाला बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा. बाकी अदरवाइज इट इज टैक्सेबल. बाकी सब तो जो सेम ऊपर है वही वाला एग्जम्पशन यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है. एग्जम्पशन रिलेटिंग टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, पहला नंबर का ये एंट्री जो है ना बाय 12AA और AB वाले ने जो चैरिटेबल एक्टिविटीज़ की थी, याद है चैरिटेबल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी थी? एजुकेशन था उसमें, किसको एडुकेट करना था? ऑर्फन चाइल्ड वाले, हेलो, ऑर्फन चाइल्ड थे, फिर प्रिजनर्स थे, फिर गांव में रहने वाले 65 ईयर्स से ज़्यादा वाले सीनियर सिटीजन थे, उनको अगर मैं एजुकेशन दे रहा हूँ तो दैट वाज एग्जम्प्टेड. एंट्री 1 है एग्जम्पशन का पहला ही एंट्री. उसके बाद आता था एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन एंड योगा. उसके बाद आता था हेल्थ अवेयरनेस, जहाँ पे हम किसी को प्रिवेंशन एक्टिविटी के लिए बताते थे कि भाई आप एडिक्शन छोड़ो, या HIV वाले हैं या तो मेंटली ट्रॉमेटाइज पर्सन है, उनका केयर और काउंसलिंग करना आता था. फिर आता था एनवायरमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़. अगर ये सारी एक्टिविटीज़ कौन कर रहा है? चैरिटेबल इंस्टीट्यूट कर रहा है विच इज़ रजिस्टर्ड एट 12AA, और इसके लिए अगर उनको पैसे चार्ज कर रहा है ना तो दैट मनी विल बी एग्जम्प्टेड. देन कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी हैज़ बीन केप्ट अंडर एग्जम्पशन. तो अगर पुजारी जी ने शादी करने के लिए कोई दक्षिणा ली है, या तो सत्यनारायण की कथा करने के लिए हमसे कोई दक्षिणा ली है, केप्ट अंडर एग्जम्पशन. रेंटिंग ऑफ प्रेजेंस ऑफ द रिलीजियस प्लेस meant for general public which is owned and managed by charitable institute registered under 12AA और AB, लेकिन सब्जेक्ट टू दिस टेबल. क्योंकि अगर मैंने रूम दिए हैं भाड़े पे, मैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूट हूँ लेकिन मैंने रूम भाड़े पे दिए हैं, और अगर मैं पैसे ले रहा हूँ उनसे 1000 या उससे ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा? ये पूरा हो जाएगा टैक्सेबल. तो एग्जम्पशन कितना? 999. एम आई क्लियर? अगर मैं उधर कोई ग्राउंड या कम्युनिटी हॉल या कल्याण मंडप या कुछ ओपन प्लॉट ऑफ लैंड भाड़े पे दे रहा हूं तो यहाँ पे एग्जम्पशन का लिमिट है 9,999. 10,000 या उससे ज़्यादा पर डे, ये भी पर डे लिए मैंने, तो टैक्सेबल हो जाएगा. अगर मैंने शॉप भाड़े पे दिया हुआ है तो भी एग्जम्पशन लिमिट कितना है? गॉट इट? 10,000 है उससे ज़्यादा, पर यहाँ पे आ जाएगा पर मंथ, तो वो हो जाएगा आपका टैक्सेबल. Am I clear or not everyone? I hope you remember this. Service by admission or entry ticket to museum, national park, wildlife sanctuary, tiger reserve, zoo, exempt without any monetary limit. 500 वाला यहाँ पे नहीं है. फिर protected monuments exempted under without any monetary limits. फिर आता है तुम्हारा सर्कस, थिएटिकल परफॉर्मेंस, अवार्ड फंक्शंस, पीजेंट, म्यूजिकल परफॉर्मेंस, स्पोर्टिंग इवेंट, हाँ रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट, ये सारे के लिए क्या आएगा भाई लिमिट तुम्हारा? 500 का. गॉट इट और नॉट? 500 से ज़्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा. ये फीफा तो ऐसे भी 17 वाला है, ये 22 वाला है, कब का खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी वहाँ पे उसकी टिकट्स भी एग्जाम्प्ट ही थी. Services by an artist by way of performance of any folk dance, classical dance, music, dance और थिएटर किया है, तो अगर so far as consideration is 1.5 lakh एग्जाम, उससे ज़्यादा होगा तो पूरा अमाउंट टैक्सेबल. लेकिन फिर वही हेमा मालिनी, अगर आपने याद हो तो मैंने दिया था एग्जाम्पल, कैंट आरओ की एड में एज ए ब्रांड एम्बेसडर आती है, तो वहाँ कोई एग्जाम्शन नहीं है. पूरा पैसा जो उसे एज ए ब्रांड एम्बेसडर मिल रहा है वो पूरा पैसा टैक्सेबल हो जाएगा. एम आई क्लियर? अंडरस्टूड है ये? सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, पूरा लिस्ट है. इफ यू विश आई कैन रीड ईच लाइन आइटम, क्योंकि देखो जहाँ चार्ट बन के कंपाइल हो सकता था ना वो सारा हमने कर लिया है. गवर्नमेंट का भी चार्ट हमने अच्छे से किया हुआ है. सो आई डिड नॉट विश कि मैं ये पूरा पढ़ता ही जाऊँ. है तो यही मोबाइल है, मैंने भेजा है, उसके अंदर है. चलो लिस्ट पढ़ो, ये जूम करके पढ़ सकते हो. आता हूँ मैं. फाइन. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट TDS अंडर GST, द TDS इज मेंशन इन क्या भाई,
So TDS is something which is getting covered in section 51. अच्छा, TDS कब लगता है? आया था कब? 2018 में आया था. What is the rate of TDS? यहाँ पे 1% लिखा है, लेकिन consolidated it is 2%. When someone is supplying goods to government, now that government includes Department of Government, local authority, government agency, or such other category of the person as may be notified by the government. तो वो लोग क्या करेंगे? अगर मेरी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी है? 2.5 लाख से ज्यादा है. कितना? तो वो लोग हमारे पेमेंट से TDS काटेंगे. कितना? 2% पैसा काटेंगे. टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. दिस इज नॉट अ TDS ऑफ इनकम टैक्स, दिस इज अ TDS ऑफ GST. और काट के कहाँ डिपॉजिट करेंगे? क्रेडिट लेजर में नहीं, ये पैसा काट के हमारे कैश लेजर में आएगा. Am I clear? So from the payment made or credited to supplier, deducting of taxable goods or a service or both, कब काटेंगे? जब taxable value excluding GST, जब taxable value of such supply under a contract, that is a single contract, exceeds rupees 2,50,000. जो तुम्हारे 240 के 3 कॉन्ट्रैक्ट है, अगर तो कोई टेंशन नहीं है. एक कॉन्ट्रैक्ट 2.5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा 2.5 से बड़ा हुआ तो वो TDS काटेगा, और TDS काट के डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सप्लाई ही विल डिपॉजिट दिस मनी इन आवर कैश लेजर. गॉट इट? इस पूरे TDS में एक ही ट्रांजेक्शन ऐसा है जो कि मेजॉरिटी लोगों को समझ में नहीं आता है, जो कि कब TDS नहीं काटा जाएगा. नो TDS इन फॉलोइंग केसेस. पहला ही केस समझ ला, वरना यहाँ पे हैंग. नो TDS वेयर सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, when supplier and the place of supply is in a different state as compared to the state of recipient, तो TDS नहीं कटेगा, भले 2.5 से ज़्यादा का. ऐसा क्यों? ट्राई टू इमेजिन अ सिचुएशन जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ. प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़े अपन. मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला है A लिमिटेड से, विच इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र. कहाँ पे लोकेटेड है? लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट क्या हुआ? महाराष्ट्र. टू डिलीवर गुड्स टू देयर न्यू फैक्ट्री विच दे आर प्लानिंग टू स्टार्ट इन सावली. तो इनवॉइस किधर करूंगा मैं? गुड्स किधर जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा? गॉट इट? तो ट्रांजैक्शन इंट्रा के इंट्रा कौन सा GST लगेगा? C+S. ठीक है. अब इस पे अगर वो TDS काट रहा है तो उसको TDS में कौन सा करना पड़ेगा? 1% CGST, 1% गुजरात SGST. और वो तो है ही नहीं इधर रजिस्टर्ड, तो कैसे डिपॉजिट करेंगे? नॉट पॉसिबल. Therefore, when supplier and place of supply are in a two different state as compared to the location of recipient, तो TDS नहीं कटेगा. समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इंटरस्टेट होगा तो कटेगा. ये एकमात्र यूनिक सिचुएशन है. अगर मैंने डिलीवर किया होता महाराष्ट्र में तो काटता IGST 2%. ये नहीं काट पा रहा है, नहीं काटना नहीं है, नहीं काट पा रहा है. क्यों? क्योंकि उसके लिए पहले उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तब जाके गुजरात SGST में 1% आएंगे ना, वरना कहां से आएंगे? Am I clear? So देखो दोनों साथ में लिखे हुए हैं एंड के साथ. सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन गुजरात, recipient is in Maharashtra. Therefore, got it? This could be question, huh? TDS से पूछना चाहते हैं तो very good question. ट्रांजैक्शन आउट ऑफ द स्कोप ऑफ सप्लाई अगर है, शेड्यूल 3 आइटम है, तो उस पर TDS काटने का क्या मतलब है भाई? देन ट्रांजैक्शन इज नील रेटेड, होली एग्जम्प्ट, नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, तो उस पर TDS काट के क्या फायदा? क्यों काट रहे हो बताओ? ये पहले काट तुम इसलिए रहे हो ना कि मैं इस पर टैक्स भरूं. इस पर टैक्स ही नहीं बनना है तो फिर क्या लफड़ा है? देन तो ये जिस पे TDS नहीं कटेगा ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन है, वो भी क्वेश्चन हो सकता है. देन पेमेंट मेड टू अनरजिस्टर्ड सप्लायर, तो कैसे काटोगे? कहां डिपॉजिट करोगे? क्योंकि तुमको चाहिए ना फिर GSTN जहां तुम डिपॉजिट करो.
अगर सप्लायर ही अनरजिस्टर्ड है तो तुम टीडीएस करके डिपॉजिट कहाँ करोगे? जिसका पैन नंबर ही नहीं है तो कहाँ डिपॉजिट करोगे टीडीएस? इनकम टैक्स का भी समझ में आ रहा है कि नहीं? देन नो टीडीएस व्हेन द पेमेंट रिलेटेड टू, ये आउटडेटेड हो गया, आज के दिन में इफेक्टिव ये दोनों नहीं है तो ये दोनों को कैंसिल कर दें, बिकॉज ये 18 के ट्रांजेक्शन्स हैं, आज के दिन में इफेक्टिव नहीं है. अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टीडीएस ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड नॉट ऑन द अमाउंट ऑफ जीएसटी. पेमेंट टू गवर्नमेंट वाया चलन, टीडीएस का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा इन लोगों को जीएसटीआर 7/10 ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक, जिससे कि वो सामने वाले को कैश लेजर में यूज हो पाए. टीडीएस सर्टिफिकेट शैल बी मेड अवेलेबल टू द डिडक्टी ऑन द कॉमन पोर्टल इन फॉर्म नंबर 7A ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न. फेलियर टू डिपॉजिट टीडीएस तो फिर इंटरेस्ट लगेगा 18% के हिसाब से. फेलियर टू फर्निश द रिटर्न तो लेट फी 100, मैक्सिमम 5000. वो यहाँ पे वो वहाँ पे नहीं था जब रिटर्न उन्होंने किया ना, तो वहाँ नहीं था, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कौन सा ड्यू डेट है उसका. अच्छा, एडवांस पे टीडीएस आएगा क्या? ऑब्वियसली आएगा. टीडीएस इज ऑन एक्सपेंस बुक्ड और पेमेंट मेड. गॉट इट? टीडीएस विल बी क्रेडिटेड टू कैश लेजर. एम आई क्लियर? दिस वाज योर टीडीएस. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होगी तो कोई टीडीएस नहीं आएगा. मैं किसका काट रहा हूँ? आर्मी का. और उसको सप्लाई किया मतलब दुनिया को बताना है पोर्टल को, तुम्हें पोर्टल के डेटा का क्या भरोसा, इसलिए इन सबको वहाँ से एलिमिनेट ही करके. फिर आ रहा है टीसीएस. टीसीएस में तो सिर्फ इतना है. टीसीएस कब आता है? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसका क्वेश्चन आ जाए तो दिस कैश करो, इग्नोर मत करना, इजी ही है. सप्लायर रिसिपिएंट, देयर आर 2%. टीडीएस तो क्यों था? क्योंकि रिसिपिएंट इज डिडक्टिंग फ्रॉम सोर्स, इसलिए उसका नाम था टीडीएस. टीसीएस इज कलेक्टेड फ्रॉम समवन एल्स. मेरा ट्रांजैक्शन नहीं है ये, मैं तो बहती गंगा से हाथ धो रहा हूं. तो सप्लायर ने अमेजॉन से सेल किए रिसिपिएंट को. अब अमेजॉन का ट्रांजैक्शन नहीं है ये, तो अमेजॉन टीडीएस नहीं काट सकता क्योंकि अमेजॉन पे नहीं कर रहा है. पे तो रिसिपिएंट ही कर रहा है, लेकिन अमेजॉन के थ्रू पे कर रहा है, तो बहती गंगा से एक डब्लू निकालने काटी लेगा जस्ट टू रिकंसाइल द ट्रांजैक्शन के हुआ था, वरना दिखाया नहीं दिखाया कैसे पता चलेगा. So therefore TCS has brought that electronic commerce operator, for all the transaction which has taken place from them, they would be required to collect the tax at source from it. So every electronic commerce operator who supplies goods and collect consideration on behalf of the supplier from customer on the net value of taxable supplies made through it by supplier has to collect TCS. Net value of supply क्या? एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सप्लाई माइनस टैक्सेबल सप्लाई रिटर्न टू सप्लायर, वापस दिए वो. समझ में आया? रेट कितना है? 0.5. आईजीएसटी का 0.5, सी का 0.25 सी प्लस एस. इसका भी ड्यू डेट डिपॉजिट करने का कौन सा? 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ. डिले हुआ तो इंटरेस्ट कितना? 18%. रिटर्न कौन सा? एनुअल रिटर्न 31 दिसंबर. गॉट इट? तो तुम्हें क्वेश्चन अगर प्रैक्टिकल पूछे तो क्या पूछेंगे? सेल्स रिटर्न नेट वैल्यू, उस पर 0.5 अप्लाई करके पे करो. और ये तुम्हें करना है इंट्रा इंटरवाइज. ये तुम्हें करना है इंट्रा इंटरवाइज, CSI. गॉट इट? और ये भी पैसा सामने वाले के कहाँ पे जाएगा? कैश ले जाएगा. गॉट इट और नॉट? दैट्स इट देन.